आज है मतलब आज है हमारा शॉर्ट नोट्स इन्वायरमेंट साइंस वाला। इसमें हमको सबसे पहला हमारा है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? जो कि जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है, उसे हम ऊर्जा बोलेंगे। किसी भी कार्य को संपादित करता है उसे हम ऊर्जा बोलेंगे। जैसे ऊर्जा जो होता है या तो गतिज रूप में होगा, स्थितिज रूप में होगा, रासायनिक रूप में होगा, वैद्युत रूप में होगा या उष्मीय रूप में, सौर रूप में, पेशियों में हमारा ऊर्जा होता है। जो गतिज रूप में होता है वह 1/mv² के रूप में होगा, स्थितिज रूप में mgh के रूप में, रासायनिक रूप में mc² रूप में, वैद्युत, उष्मीय, सौर, पेशीय, ये सब रूप में h = I² RT के रूप में। ये ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा, जिसका मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। और ऊर्जा का मात्रक मतलब इसको 1 किलोवाट घंटा होता है, लेकिन इसको हम यूनिट के रूप में बोलते हैं। ऊर्जा का स्रोत 2 स्रोत है, एक नवीकरणीय स्रोत और एक अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आ गया पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा। और अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आ गया हमारा जीवाश्म ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। जो ऊर्जा को हम बार बार उपयोग करेंगे उसे उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। और जिस ऊर्जा का उपयोग एक बार के बाद दोबारा हम नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। और जो ऊर्जा स्रोत होता है 2 प्रकार का होता है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जो हम मतलब बहुत पहले से जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसे परंपरागत, जैसे जो भी जीवाश्म ऊर्जा है उसका उपयोग हम परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। और जो गैर परंपरागत है, जैसे नाभिकीय, सब जो हो गया गैर परंपरागत है। आगे है हमारा ईंधन। स्वच्छ ईंधन हम किसे बोलेंगे? जो हमारा मीथेन हो, CNG गैस जो है वो जिसमें कि मीथेन और संपीड़ित प्राकृतिक गैसें जो कहा जाता है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। LPG जिसमें ब्यूटेन और मार्केप्टन का मिश्रण होता है, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने के गैस के रूप में करते हैं। और जो LPG में जो ब्यूटेन होता है वह गंधहीन गैस है, लेकिन उसका गंध उससे निकले इसके लिए हम मार्केप्टन का उपयोग करते हैं, जिससे कि अगर कहीं पे लीकेज भी हो तो वह हमें पता चल जाए। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो CNG होता है उससे मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा LPG का फुल फॉर्म है, द्रवित पेट्रोलियम। आगे है अच्छा ईंधन कौन होगा? जो कि सस्ता हो, जिसका परिवहन भंडारण आसान हो, जो प्रदूषण रहित हो, वह अच्छा ईंधन होगा। जिसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो, वह हमारा अच्छा ईंधन होगा। आगे है जिसका प्रौद्योगिकी आसान हो, जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, उसे हम अच्छा ईंधन बोलेंगे। और आगे है दहन। दहन जो है जिसमें ज्वाला उत्पन्न होता है। ज्वाला एक गैसीय पदार्थ है। ज्वाला 2 प्रकार का होगा। ज्वाला क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, दीप्त और एक अदीप्त ज्वाला क्षेत्र। और दीप्त ज्वाला क्षेत्र में जैसे आता है हमारा ऊष्मा और प्रकाश। इसमें नीला और पीला जो ज्वाला क्षेत्र होता है वह दीप्त ज्वाला क्षेत्र है, जिसमें O2 का पूर्ण दहन होता है। और अदीप्त ज्वाला क्षेत्र जो कि काले रंग का होता है, इसमें O2 उपस्थित नहीं होता है। आगे है प्रदूषण। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब के कारण प्रदूषण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है तथा उर्वरता नष्ट होता है, तथा जो भी जलीय जीव है उनका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है और एक ग्लोबल वार्मिंग करेगा तथा वैश्विक उष्मन करेगा। आगे ऊर्जा संयंत्र। जैसे जो भी ऊर्जा संयंत्र होता है उसमें कि मतलब इसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर जो ब्लेड होता है, पंखे, उसको घुमाते हैं तथा उससे जनरेटर घूमता है, यानी डायनमो घूमता है और उससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार होगा। आगे है इसका प्रकार। पहला बायोगैस, जिससे कि ऊर्जा संयंत्र में सबसे पहले उसका प्रकार है बायोगैस, जो कि जिससे कि खाद या कंपोस्ट भी हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले कर्दम टंकी में या निर्गम टंकी में हम उसको डालते हैं
वहाँ से उसका अपघटन होता है और जो मीथेन गैस होता है वह निर्गम मार्ग से निकलेगा और जो अपशिष्ट होगा वो बाहर जाकर उसमें क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण उसका उपयोग हम खेतों में उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। और जो यहाँ पे जो बायोगैस है इसका उपयोग खाना बनाने वाले गैस के रूप में तथा प्रकाश के रूप में कर सकते हैं। उर्वरक खाद जो है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। आगे है तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला जलाकर हम वाष्प बनाते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं। उसके बाद टरबाइन को घुमाने से विद्युत ऊर्जा बनेगी जो कि बरौनी में है और इससे भारत में 40% ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जल विद्युत जिसमें कि बांध बनाकर जलधारा जब टरबाइन पर डाला जाता है तो टरबाइन घूमता है और उससे विद्युत उत्पन्न होता है। पवन चक्की जिसमें कि जो पवन का अगर गति 15 किलोमीटर प्रति आवर है तो टरबाइन घूमेगा जिससे कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर पवनों से ऊर्जा बनाता है। और 1 मेगावाट ऊर्जा 2 हेक्टेयर भूमि पर करके उपयोग होता है। आगे सौर ऊर्जा जब पृथ्वी प्रति घंटा 5 किलो टन सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आता है और 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर सेकंड के दर से सौर स्थिरांक को मापा जाता है। और इसे सौर सेल को चार्ज किया जाता है और विद्युत उत्पन्न किया जाता है। सौर सेल में एक सेल जो होता है 0.5 से 1 वोल्ट का होता है। भूतापीय ऊर्जा जिसमें कि जो भी जल स्रोत है अगर किसी गर्म क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है तो वहाँ से भाप बनने लगता है और वह भूमि के अंदर भाप बनता है जिससे कि किसी पाइप के द्वारा उस भाप को निकाल कर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। आगे महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा इसमें उसकी तरंग ऊर्जा ये सबको हम उपयोग करते हैं तथा महासागर तथा टरबाइन को घुमाते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। या तो जो 20 डिग्री पर 2 किलोमीटर में 20 डिग्री का सेल्सियस तापमान कम होता है तो उससे वाष्प बनाकर भी हम टरबाइन को घुमाते हैं। आगे है नाभिकीय इसमें सबसे पहला है नाभिकीय विखंडन के द्वारा इसमें कि यूरेनियम के एक परमाणु को न्यूट्रॉन के द्वारा बमबारी करके उसे तोड़कर नए उसे तोड़कर हल्के नाभिकों में बनाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और उसे संलयन करके जिससे कि सौर ऊर्जा जो हमें मिलता है वो इसी से या हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है नाभिक संलयन करके जब दो हाइड्रोजन के हल्के परमाणु को जोड़कर एक हीलियम को नया परमाणु बनाते हैं तब। जैसे जो कर्नाटक में है वह कैगा नाभिकीय संयंत्र, गुजरात में काकापारा, यूपी में नरौरा, कलपक्कम जो तमिलनाडु में राणा प्रताप राजस्थान में और महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय संयंत्र है। आगे है अगला हमारा है पर्यावरण या वातावरण। पर्यावरण का 2 घटक है, एक जैव एक अजैव। जैव में सजीव और अजैव में निर्जीव आता है। जैव में पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैव में भौतिक रासायनिक चक्रण जैसे होता है जैसे कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र बादल के द्वारा होता है। नाइट्रोजन चक्र राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है जो कि दलहनी पौधों की जड़ों के गांठ में पाया जाता है। और कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। आगे है जैव पदार्थ होता है वो विघटित होने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक निम्नीकृत और एक अनिम्नीकृत। निम्नीकृत जो कि जैव अपघटित हो जाता है और अनिम्नीकृत जो कि अपघटित नहीं होगा। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र। इसका संबंध जैव और अजैव दोनों घटकों से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा तालाब, खेत, बगीचा जो कि मानव के द्वारा बनाया गया। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा हमारा समुद्र, जंगल और रेगिस्तान। आगे हमारा है यहाँ पे पिरामिड बनाया गया है जो कि आहार श्रृंखला का पिरामिड है। इसमें कि इस साइड लिखा हुआ कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जो कि लिंडरमैन के नियम के अनुसार और 90% जैव आवर्धन होता है जो कि रसायनों का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे में।
सबसे पहला आ गया उत्पादक, जिसमें कि ऊर्जा अधिक होती है और मतलब उसमें उसका जैव आवर्धन सबसे कम होता है। इसमें हरे पौधे, जीवाणु, शैवाल ये सब आते हैं। और दूसरा में आ जाएगा प्राकृतिक मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें शाकाहारी। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें सर्वाहारी। तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें मांसाहारी। और लास्ट में हमारा अपघटक या सूक्ष्मजीव आता है, और इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे एक आहार श्रृंखला दिया गया है, जिसमें घास को कीट खा रहा है, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को चील, और चील को फिर चील के मरने के बाद उसे सूक्ष्मजीव अपघटित कर देगा। खाद्य श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। और सौर स्थिरांक मतलब सौर स्थिरांक के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण। सबसे पहले ओजोन क्षय। 1987 में मतलब UNEP के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि CFC को 1988 के स्तर पर रखना है, क्योंकि अगर इसका मात्रा हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ओजोन परत टूटने लगेगा और फिर ओजोन परत नहीं रहेगा, और फिर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे है जैसे कि O3 जो CFC के कारण वो नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक अणु के रूप में टूटता है, और अल्ट्रावायलेट इसको 2 नवजात ऑक्सीजनों में तोड़ता है। आगे कचरा प्रबंधन। मतलब जो कचरा प्रबंधन में नीला बाल्टी जो होता है, नीला और हरा बाल्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे कंपोस्ट निर्माण, जैव संयंत्र, सीवेज, जैसे जो भी कचरा है जो कि निम्नलिखित कचरा है, उसका हम बायोगैस उसका हम बना सकते हैं। तो हम उससे हमारे कचरे का भी प्रबंधन होगा और हमें एक ऊर्जा का भी प्राप्ति होगी। और आगे है हमारा 3R, जो कि कचरा प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें कम उपयोग, रिसाइकल, पुनः उपचक्रण, रीयूज, पुनः उपयोग। पहला कम उपयोग कि कम से कम किसी वस्तु का हम उपयोग करें। पुनः उपयोग, जिसमें कि बार बार उस चीज़ का उपयोग करें। रिसाइकल, जिसमें पुनः चक्रण किया जाए। और 1985 के गंगा जल सफाई योजना बनाया गया था, जो कि कोलिफॉर्म नामक जीवाणु जो कि मनुष्य आत्म में होती है, वो गंगा नदी में मिलने लगी, उससे सफाई योजना बनाई गई। आगे प्राकृतिक संसाधन, अगला चैप्टर है हमारा। इसमें पहला हमारा वन संरक्षण। हमें वन संरक्षण करना क्यों जरूरी है जो है, सबसे पहले कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है, और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें वन का संरक्षण जरूरी है, और वन हमें बहुत सारे चीज़ उपहार में देता है। आगे राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने 1771 में 373 लोगों के साथ अपना बलिदान दिया था खेजड़ी के वृक्ष के लिए, और ये इसी नाम से आज अब राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वन संरक्षण के लिए कार्य करते हैं उनको। यूके के गढ़वाल रेनी में ठेकेदार को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में चिपको आंदोलन किया था। उन्होंने पेड़ के साथ चिपक गए थे। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के आराबाड़ी क्षेत्र में साल के वृक्ष को बनाए रखने के लिए 1983 ईस्वी में AK बनर्जी ने 1272 हेक्टेयर भूमि पर 12.5 करोड़ का वन संपदा लगाया, जो कि स्थानीय लोग इसका 25% उपयोग कर सकते हैं। आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस है, जो कि एक क्षेत्र में लगाने पर बहुत सारे अपना बना लेता है। आगे है जल संग्रहण। जल संग्रहण में भौम जल स्तर को बनाए रखने के लिए तथा जल भर, चेक डैम, जल संग्रहण, ये सब मतलब ये सब कर हम जल संग्रहण कर सकते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जिसमें जैव मात्रा उत्पादित वृद्धि होती है। आगे है मतलब इस कर्नाटक में कट्टा से जल संग्रहण किया जाता है, केरल में सुरंगम में, तमिलनाडु में एरिस से, जम्मू कश्मीर में तालाब या झील के द्वारा, हिमाचल प्रदेश में कुल्हा, बिहार में आहर पाइन, मध्य प्रदेश में बांधी, महाराष्ट्र में बंधारस ताल, राजस्थान में खादिन नारी और बाबरी का भी उपयोग किया जाता है। आगे संसाधन। जो होता है संसाधन,
यह मानव जो होता है प्रत्येक संसाधनों को पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा उसका उपयोग करता है। इसका प्रकार जिम्मरमैन ने बताया, और जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधनों के बारे में इन्होंने संसाधनों के बारे में बताया था। आगे संसाधन का प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, जैव अजैव। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार या संचित। आगे महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अविवेकपूर्ण दोहन का आलोचना करते हुए विवेकपूर्ण दोहन करने की बात कही। शमशेर ने अपने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में 1974 में बोला कि सूक्ष्म ही सुंदर है, जो कि उन्होंने लिखा। आगे है हमारा जो संसाधन होता है 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय अनवीकरणीय। कृत्रिम संरचना और मात्रा और गुणात्मक होता है। नवीकरणीय जो होता है वो सतत और जैव होता है। जैव में वनस्पति, जंतु, और सतत में जल और वायु। अनवीकरणीय अचक्रीय और पुनर्चक्रीय 2 प्रकार का होता है। आगे है हमारा संरक्षण के बारे में। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन। अमृता देवी बिश्नोई ने वन बचाव किया था, और अनिल बिश्नोई ने वन्य जीव बचाव किया है। संदीप पांडे ने वर्षा जल संग्रहण के लिए किया था। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में संसाधनों के संरक्षण पर पहली वार्ता हुई। ब्रेटलैंड में सतत विकास की अवधारणा और हमारा साझा विकास के बारे में बातें की गई थी, और 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि 5 जून को किया गया था। आगे है 3 मई से 14 जून तक 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में है, जहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ एजेंडा 21 निकला था। 23 से 27 जुलाई न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि 1997 में हुआ था। और 26 से 5 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 2002 में हुआ है। दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन, जो कि मटियाला सम्मेलन 1987 का दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन, और यह 1987 मटियाला सम्मेलन का विस्तृत रूप है, जिसमें कि ग्रीन हाउस सम्मेलन बताया गया था। आगे हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपतन बिंदु ओ, दोनों में आपतन बिंदुओं ने कोण आई, हमारा आपतन कोण और कोण आर, अपवर्तन कोण, आपतित बिंदु ओ और आपतन कोण आई 2 और कोण अपवर्तन कोण R2। यहाँ पे कोण आई, इस साइड कोण R, यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन या हवा विरल माध्यम का सघन माध्यम हवा विरल माध्यम। यहाँ पे ए डैश ए ओ जो आपतित किरण है, ओ डैश अपवर्तित किरण, ओ डैश बी निर्गत किरण, और डी पार्श्विक विस्थापन, मतलब यहाँ जो समानांतर 2 किरण यहाँ पे निकल रहा है उसके बीच की दूरी। आगे इस साइड है हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो लैम्डा है, रो है, जो हमारा विचलन कोण को बताता है, और इसी को प्रवर्तन कोण भी कहते हैं। ए ओ जो आपतित किरण है, ओ डैश अपवर्तित किरण, ओ डैश बी निर्गत किरण। ये हमारा वर्ण विक्षेपण को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो हमारा लाल रंग होता है, हरा रंग, और इस साइड ब्लू रंग। लाल और ब्लू से मिलकर मैजेंटा बनता है, जिसे द्वितीयक रंग कहते हैं, और लाल और हरा से मिलकर पीला, हरा और ब्लू से मिलकर आसियान, और सभी को मिलाकर श्वेत रंग बनता है, जिसे संपूरक रंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक रंग में प्रकीर्णन, अनेक रंग में विक्षेपण होता है, और स्थान बदले अपवर्तन, ज़्यादा चमके पूर्णांतरिक परिवर्तन। अगर स्थान बदल रहा है तो अपवर्तन होगा, और ज़्यादा चमक रहा है तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे वर्ण का सम्मिश्रण, अगर 2 प्रिज्म को एक प्रिज्म जिससे कि श्वेत प्रकाश डालने पर वो विभक्त हो रहा है, और उसके उल्टा अगर कोई प्रिज्म लगा देंगे हम, तो वह एक साथ जाकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करेगा।
आगे हमारा है एसी मोटर, डीसी मोटर और एसी मोटर। इसमें सबसे पहले हम संरचना समझेंगे। यहाँ पे हमारा है एक आर्मेचर, यहाँ पे हमारा कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ है इस साइड और इस साइड। यह हमारा सेल है, कुंजी है, और यहाँ विद्युत परिपथ, यह एक नाल चुंबक है इस साइड, और इस साइड नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव। जब हम विद्युत धारा इसमें देंगे तो ये आर्मेचर घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है जिस कारण यह घूमने लगता है और हर बार बल युग्म प्राप्त करके चुंबक घूमता है। आगे पढ़ते हैं। यह जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब किसी विद्युन्मय तार को किसी चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल आरोपित होता है, और इसका सिद्धांत क्या है? इसी बल के कारण आर्मेचर लगातार घूमता है। इसका नियम क्या है कि बल की दिशा का पता हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से लगाते हैं, जिसके अनुसार बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को। अब जो आर्मेचर के बारे में हम पढ़े उसका कार्य विधि है यहाँ पे कि जब आर्मेचर को विद्युत धारा दी जाती है तो AB भाग में जो चुंबक क्षेत्र ऊपरमुखी उत्पन्न होता है, ठीक उसके विपरीत CD भाग में अधोमुखी उत्पन्न होता है। अर्धवलय के कारण आधे चक्र के बाद यह क्रिया पलट जाती है, जिससे आर्मेचर लगातार ऊपरमुखी और अधोमुखी बल युग्म प्राप्त करता है। इसी बल युग्म के कारण मोटर घूमने लगता है। यानी अगर चुंबक क्षेत्र AB भाग में है तो CD भाग अधोमुखी होगा और AB भाग ऊपरी मुखी होगा, और बार बार यह बल युग्म प्राप्त करके वह घूमेगा जब तक कि उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते रहेंगे। आगे है हमारा AC जनरेटर के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे यह हमारा आर्मेचर है, यह हमारा आर्मेचर है, यह हमारा चुंबक है, और इस साइड भी। और ये सब इसको हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को जब घुमाया जाता है तो परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करता है वो, और उससे वह विद्युत उत्पन्न करता है। एक बार पहले तार में जो यहाँ पे दिखाया गया है, पहले अगर इस तार में होगा एक बार विद्युत धारा उत्पन्न, और दूसरे बार इस तार में होगा, और जब इसको घुमाया जाएगा तो ये लंबवत होगा। जब तो मतलब चुंबक क्षेत्र के लंबवत होने पर इसमें अत्यधिक सबसे ज़्यादा धारा तभी बहेगी जब यह चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगा, और समानांतर होगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी। आगे है AC जनरेटर जो होता है, उसमें DC जनरेटर में अर्धवलय पर AC जनरेटर में पूर्ण वलय लगता है। इसे डायनमो भी कहते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, इसका सिद्धांत यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को अनुसार कार्य करता है, जिसके अनुसार किसी चालक तार को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा तभी आर्मेचर अगर घूमता हुआ रहेगा और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उसे मिलता रहेगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस नियम के लिए उत्पन्न धारा की पता हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से लगाते हैं, जिसके अनुसार दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखने पर मध्यमा उत्पन्न धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करता है। क्रिया विधि। आर्मेचर का AB भाग ऊपरमुखी तो वह चुंबक क्षेत्र के लंबवत होने पर अधिकतम धारा उत्पन्न होगी, परंतु उसमें बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इसलिए आर्मेचर लगातार घुमाया जाता है। जब चुंबक क्षेत्र के समान होगी तो उसमें शून्य धारा उत्पन्न होगी, अर्थात यहाँ एक बार धारा की दिशा एक तार में तथा दूसरी बार धारा की दिशा दूसरे तार में होगी। और अगर धारा बह रहा है तो उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले या तो हम यहाँ पे ग्लैवनोमीटर लगाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रहा है या नहीं, या बल्ब लगाकर, अगर बल्ब जल रहा है तो वहाँ पे धारा उत्पन्न होगा और बल्ब नहीं जल रहा है तो वहाँ पे धारा उत्पन्न नहीं होगा।